हेलो। तो आज हमारे वीडियो का पार्ट 2 आ रहा है, फिजिक्स का पहला चैप्टर क्लास 10th का। तो रिफ्रैक्शन पढ़ाने वाला हूँ आज मैं। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्लास रिफ्लेक्शन में पूरा कोशिश की, यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी पूरा समझाऊंगा। अभी मैं क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी अर्ली टाइम आया है हमारा। जून जुलाई में हम वीडियोस डाल रहे हैं। उसके बाद समय समय पर मैं धीरे धीरे शॉर्ट्स के थ्रू न्यूमेरिकल समझाने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। तो चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे सपोर्ट कीजिए। मैं वीडियो लगातार लेते आऊँगा हर क्लास के लिए, मगर मैं पहले फोकस 10th पे कर दे रहा हूँ, फिर 9th करते करते सबका वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते चलिए। रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन से अलग कैसे देखिए। रिफ्रैक्शन, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि रिफ्लेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है। रिफ्रैक्शन ये बोलता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट रेस, क्या बोल रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट रेस, मतलब इसमें रेस बेंड होती है। पहली चीज तो ये। दूसरा चीज समझिएगा, दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है, मतलब लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ आती है। जैसे मैंने रिफ्लेक्शन में आपको बताया था कि लाइट जो होती है वो ओपेक ऑब्जेक्ट के लिए होती है, मतलब लाइट कहीं टकराई और वापस रिट्रेस कर दी पाथ दूसरे डायरेक्शन के लिए, तो ये तभी होगा जब ऑब्जेक्ट ओपेक होंगे। मगर रिफ्रैक्शन हमेशा ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए रहता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम। थर्ड, डिफरेंस ऑफ स्पीड के कारण होता है रिफ्रैक्शन। ये चीजें हैं जो आपको रखनी है, प्लस पॉइंट समझ लीजिए कि रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स। ओके, सो ये चीज। एक और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे, तो हम पूरा चीज समझेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और रिफ्रैक्शन ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है, इसका ये मतलब है कि ये ज्यादातर लेंस में होगा। लेंस जो हम चश्मा पहनते हैं वो ट्रांसपेरेंट है, दोनों साइड से दिखता है वो, और ओपेक मतलब एक साइड से दिखे एक साइड से नहीं दिखे, जो घर का मिरर है, ठीक है। अब लेंस तो रिफ्रैक्शन एक बेंडिंग ऑफ लाइट रेज है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं थोड़ा सा। तो रिफ्रैक्शन इज बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। रिफ्रैक्शन is bending of light rays when light travels from one medium to another। तो ये चीज आपको एकदम ध्यान में रखनी है कि रिफ्रैक्शन आप तभी देख पाओगे जब मीडियम चेंज होगा। मीडियम का मैंने मतलब क्या है कि 3 टाइप के मीडियम होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एकदम सिंपल भाषा में बात करूं, उसके जितना डेप्थ में जाते जाऊंगा तो ऐसा चीज अलग चीज है, सब चीज बाद में देखेंगे। तो 3 मीडियम होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपको उस चीज के बारे में ध्यान देना है, ठीक है। फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक चीज ये हो गई। तो रिफ्रैक्शन हमेशा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में होता है। तो हम अभी पढ़ने वाले लेंस की रिफ्रैक्शन करता कौन है, लेंस करते हैं। और जैसे हम जानते हैं कौन से लेंस, जैसे मिरर स्फेरिकल था, तो यहाँ भी हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस। तो स्फेरिकल लेंस, अब यहाँ पे एक चीज समझना, जैसे मैंने रिफ्लेक्शन में हम पढ़े थे कि फोकस एक था, पढ़े थे, फोकस एक था, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक था, एक एक, मगर लेंस में 2 होगा। क्यों 2 होगा, अभी डायग्राम से समझते हैं। देखिए, लेंस बनाया कैसे जाता है, जब 2 स्फेरिकल चीजों को मिलाया जाता है तब जाके एक लेंस तैयार होता है। और लेंस का मतलब बताता हूं मैं आपको थोड़ा सा। ये देखिए, ये वाला पोर्शन आपका लेंस कहलाता है, ये रेड वाला, ये बनाते हैं लेंस। 2 स्फेरिकल चीजों को मिलाए, फिर उसका एक ठोक आई फॉर्म में कट किया गया, उसी को लेंस बोला जाता है। तो ये वाले सर्कल का, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले सर्कल, ए सर्कल का अपना एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो सर अपना एक फोकस होगा, यस। इस सर्कल का, लेट्स टेक दिस सर्कल एज बी, it will have its own center of curvature and it will have its own focus, so that will be C1 C2 and F2 F1, right? So याद रखना कि लेंस में 2 फोकस और 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी के हिसाब से अगर चलेंगे कि क्या क्या टर्म्स एसोसिएटेड रहते हैं, तो अभी पहले तो टाइप्स ऑफ लेंसेज में आते, एक बार टाइप्स ऑफ लेंसेज, फिर बाद में उनके टर्मिनोलॉजी समझेंगे। तो टाइप्स ऑफ लेंसेज में से सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये 2 चीज हमको ध्यान रखनी है। अब जैसे मैं तुमको एक नॉर्मल कंसेप्शन समझाता हूं, कॉनकेव मिरर
कॉनकेव मिरर जो था वो मिरर में कितने डायग्राम बनाता था? टोटल 5। और कॉन्वेक्स मिरर कितने डायग्राम बनाता था? तो तुम लोग बोलोगे सर 2। एकदम सही बात है, मगर लेंस में जस्ट ऑपोजिट। कॉनकेव वहां पे मैग्नीफाइड व्यू देता था ना, तो यहाँ कॉन्वेक्स मैग्नीफाइड व्यू देता है। मतलब कॉन्वेक्स आपका मैग्नीफाइंग वाला लेंस है और कॉनकेव आपका डाइवर्स लेंस है। जस्ट ऑपोजिट हो गया अभी काम, ठीक है। एक चीज वे, दूसरी आपको क्या ध्यान रखनी है कि कॉन्वेक्स लेंस ज्यादातर किस में यूज होगा? माइक्रोस्कोप्स में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी है, ये 2 चीज। अब इन दोनों का डायग्राम देखते हैं। तो मैंने इमेजेस कुछ कुछ लिए हैं, उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जिसमें से पहली इमेज मेरी, 1 मिनट, ये हो गई मेरी एक इमेज। इसमें आप क्लियर कट देख सकते हो कि ये जो है, ये वाला, ये कॉन्वेक्स है, ओके। और ये भाई साहब हमारे कॉनकेव हो गया। तो कॉन्वेक्स का अगर मैं बात करूं, कॉन्वेक्स लेंस कैसा है? तो ब्रॉड इन द मिडिल, राइट, ब्रॉड इन द मिडिल एंड शार्प एट द एंड्स। मैं क्यों इमेजेस यूज करता हूं अगर मैं उसका बताऊं तो, कि मैं ज्यादातर ड्राइंग में बिलीव नहीं करता, मैं ज्यादातर समझाने में बिलीव करता हूं। मैं अगर ड्राइंग बना के दिखाऊंगा तो मैं ड्राइंग टीचर, आर्ट का टीचर नहीं बनना चाहता ना, इसलिए मैं इमेजेस यूज करके जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश। और जैसे मेरा वादा रहा है शुरू से, 30-35 मिनट ज्यादा मोर देन इनफ होता है। अगर फिर आपकी रीडिंग होगी, फिर मैं और वीडियोस लाते रहूंगा, इसमें पार्ट्स में लेके आता हूं। सेम कॉन्वेक्स लेंस क्या है? ब्रॉड एट द एंड्स एंड शार्प इन द मिडिल, राइट। या 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर आप देख सकते हो, पोल भी 2, ठीक है, और फोकस भी आपके 2 होंगे। तो ये सब चीज तो हम पढ़ चुके हैं कि फोकस क्या होता है, जहां पे इमेज क्लैरिटी देता है। फोकस का एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फोकस एक्चुअल में रेडियस बाय 2 से निकलता है, सेंटीमीटर में होना चाहिए, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हम जानते हैं क्या होता है। एक्चुअल में सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर किसका रहता है? ये जिस स्फीरिकल लेंस से आपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स बनाया, ये उसका सेंटर है, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता ही है पहले से, और मैं बता भी रहा हूं। मैं ये नहीं चाहता कि आपको पहले से मान के चलो। तो एक चीज गौर करो, एक डायग्राम से स्टार्ट करता हूं मैं। ये एक डायग्राम है। मीडियम को 2 चीजों में डिवाइड किया गया है। कितने चीजों में? 2। एक रेयरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। डेंसर, रेयरर, हम 2 केसेस पढ़ रहे हैं। ये हमारा केस 1 हो गया और ये हमारा केस 2 हो गया। इन सबको पढ़ाने से पहले मैं एक चीज, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन में हमने किया था, मैंने, याद होगा आपको, मैंने ये भी बोला था कि एक लॉ दोनों में सेम चलेगा। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये लॉ किसका था? रिफ्लेक्शन का, मिरर में। यही रे में बस डिफरेंस क्या आएगा? देखो, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड नहीं, इस बार रिफ्रैक्टेड होगा, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन है भैया, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये पहला, ठीक है। फिर इसमें सेकंड लॉ फॉलो नहीं होता। कौन सा लॉ है वो? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं, यहां पे लाइट बेंड होती है, तो बेंड होगी तो सर एंगल सेम नहीं होगा ना। सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है सर। अगर बेंड मतलब ये करना, मतलब एक रॉड है, फॉर एग्जांपल टेक दिस एज रॉड, इसको बेंड किया होगा मैं, तो ये ऐसे करके बेंड हो चुकी होगी यहां से, और ऐसे करके कुछ दिखेगी आपकी रॉड, ठीक है। तो बेंड हो गई तो देखो एंगल सेम है क्या? इसका भी एंगल 180 डिग्री था, इसका भी कोई एंगल एक्यूट कोई भी बन गया है, तो ये चीज देखो, बेंड। इसका दूसरा लॉ बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या है वो? स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? द साइन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे का जो रेशियो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने के लिए पहले रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम समझते हैं, उसके बाद पूरा समझते हैं, ठीक है। तो हम आए, रेयरर मीडियम क्या है? रेयरर मीडियम, पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ये बोल सकते हो, पहला चीज। दूसरा डेफिनेशन, इसी का दूसरा डेफिनेशन भी, there is more space
देयर इज मोर स्पेस, ये बोल सकते हो। ठीक है, तो ये होता है रेयरर मीडियम। तो डेंसर क्या होगा सर? डेंसर सर जस्ट आप जो बोले वही होगा। क्या बोला मैंने सर? डेंस जैसे पार्टिकल्स अगर ऐसे ऐसे हैं तो ये होता है रेयरर, और पार्टिकल्स एकदम क्लोज तो ये होता है डेंसर। ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, ये मैं रब कर देता हूं। तो जब लाइट गिरी तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, और जब लाइट निकली तो आप एंगल देख सकते हो। यहां पे आप क्लियर देख रहे हो कि एंगल आई बड़ा है एंगल आर से, क्योंकि लाइट पहले रेयरर से, मतलब फॉर एग्जांपल एयर से कहां जा रही है? वाटर में जा रही है। ये डायग्राम तो ये शो कर रहा है कि लाइट एयर में गिर के वाटर में जा रही है। तो रेयरर में खुली जगह थी और डेंसर में बंद जगह थी। तो आप जब भी किसी खुली जगह से बंद जगह जाओगे तो आप चिपक के चलोगे लोगों से कि और दूर जाओगे छोटी जगह में? आपका आंसर यही है सर, अगर हम ओपन एरिया से क्लोज्ड एरिया में जाएंगे तो लोगों से हम चिपक ही जाएंगे ना। फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसे दौड़ रहा हूं और क्लोज जगह आई तो मैं ऐसे हो जाऊंगा। मतलब यहां पे भी तो वही हो रहा है। लाइट पहले बड़ा एंगल बना रही थी, उसका छोटा एंगल इसलिए बनाया क्योंकि पार्टिकल्स पास पास थे, तो उसने उसको बेंड कर दिया, इसलिए लाइट का जो एंगल है वो चेंज हुआ और इंसिडेंट रे बढ़ गया। तो मैं तुमको सिंपल भाषा में अगर समझाऊं, एंगल आई कब बड़ा रहेगा और एंगल आर कब बड़ा रहेगा, डिपेंड करता है कि लाइट आ कहां से रही है। अगर रेयरर से आ रही है तो वो एंगल बड़ा होगा, मतलब अगर रिफ्रेक्टेड रे रेयरर में है तो वो एंगल बड़ा होगा। अगर इंसिडेंट रे रेयरर मीडियम में तो वो बड़ा होगा। जैसे केस नंबर 2 में देखो, लाइट कहां से आ रही है? डेंसर से, गैप देख रहे हो। अब कौन रेयरर में? रिफ्रेक्टेड रे, तो एंगल आर हमेशा एंगल आई के बड़ा रहेगा। तो ये तरीका होता है पहचानने का कि आपके पास अगर एंगल है आई और आर, फॉर एग्जांपल टेक एन एग्जांपल, एंगल आई 45 डिग्री बोला मैंने और एंगल आर 60 बोला। मैं बोला बताओ कौन सा रेयरर मीडियम में था, आई की आर, तो आप तुरंत दिमाग में दौड़ाओगे सर एंगल किसका बड़ा रहता है? जो रेयरर मीडियम में रहता है। तो आर का एंगल बड़ा है ना सर, तो ये रेयरर मीडियम में है और ये भाई साहब डेंसर मीडियम में है। तो ऐसा हुआ क्या? अब नॉर्मल है, जब मैं आऊंगा खुली जगह से और टकराऊंगा लोगों से, मेरी स्पीड कम होगी। मेरी स्पीड कम होगी तो अपने आप यही रिफ्रैक्शन में हो रहा है कि जब आप लाइट एक खुली जगह से बंद जगह आ रहे हो ना, तो आपकी स्पीड टकरा टकरा के लूज हो जा रही है, जिसके बाद आप ज्यादा ट्रेवल नहीं करना चाह रहे हो, आप कम ट्रेवल करना चाह रहे हो। अब जब आप कम ट्रेवल कर रहे हो तो आपकी स्पीड अपने आप कम ट्रेवल इसलिए कर रहे हो क्योंकि स्पीड कम हो रही है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये डेंसर और रेयरर मीडियम का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे था, मैंने एक लॉ बोला था, जैसे आपको याद होगा, मैं डायग्राम से पूरा सब चीज हटा देता हूँ एक बार। मैंने क्या बोला था? स्नेल्स लॉ के बारे में। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाऊंगा बोला था मैंने। साइन आई बाई साइन आर का रेशियो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालता है। ठीक है, तो साइन आई मतलब ये आई का परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस का रेशियो, और आर का भी एक परपेंडिकुलर ये और इसका हाइपोटेनियस का रेशियो। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको सीधा सीधा, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना है? 1 सर। तो ये क्या बता रहा है? नॉर्मल, ये आपको रेयरर और डेंसर में समझाने की कोशिश कर। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर एंड अल्कोहल, बोथ आर इन लिक्विड स्टेट, राइट, बट वन ऑफ देम हैज टू बी अ रेयरर और वन ऑफ देम हैज टू बी अ denser medium. Okay, so if I say that the value of refractive index for air is 1 and the refractive index value for water or alcohol is 3, then I will tell you I haven't tell you the angle, right? So मैंने एंगल अभी तक नहीं बताया आपको, मगर मैं बोल रहा हूँ कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है। अब बताओ रेयरर डेंसर कौन सी होगी? तुम्हारे दिमाग से तुरंत निकलना चाहिए सर, डेंसर होगी बी, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, और 1 इसका मतलब उसका रेयरर मीडियम है क्योंकि वैल्यू कम है। सीधा सीधा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, जिसको हम म्यू से डोनेट करते हैं, हायर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, the denser is the medium. Remember this, higher the value of refractive index, the denser is the medium. But depends आप रिलेट कैसे कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे से अगर छोटे बच्चे का दिमाग रिलेट करोगे तो मैं उसमें अकलमंद दिखूंगा, मगर मेरे से किसी पीएचडी साइंटिस्ट का दिमाग कंपेयर करोगे तो वो मेरे से बड़ा दिखेगा। तो कंपैरिजन किससे हो रही है? उसके हिसाब से डिसाइड हो रहा है मैं कब बड़ा हूं और कब छोटा हो रहा हूं अपने दिमाग के बेसिस पे। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है आपको। अब रिफ्रैक्शन दिखता कहाँ है? देखो रिफ्रैक्शन ना, इट्स लाइक मैं कैसे बताऊं कि आपको इमेज में ना, ये आप बहुत बार नोटिस करोगे कभी भी अगर नहाने वाने जाओ या फिर देखो यहाँ पे देखो इमेज बैंड हो गई, इमेज सीधी होने की जगह बैंड हो रही है। तो यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे टकराया, ये जो मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये हमारा हो गया नॉर्मल।
Let's take different color, okay? Yeah, this. Or I should take the shape, I think. Okay. Okay, done. Okay. Now ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये जो एंगल बना था ये रिफ्लेक्शन। तो आप क्लियर कर देखते हो तो कि लाइट आई और बेंड हुई और यहां पे, और हमारी आई को क्या लगता है पता है कि लाइट बेंड हो गई है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अच्छे समझाने की एक डायग्राम से कोशिश करूं, फिर मैं आपको तरफ आता हूं। यस, दिस। सो होता क्या है कि चीज ऐसे आई, ये हो गया इसका आपका नॉर्मल, ठीक है, ये हो गया आपका मीडियम, ये ऐसा, ये इधर बेंड हो गई, ये जा रही है अभी रेयर से डेंसर। तो एक्चुअल में आपकी लाइट आई क्या काम क्या है कि इमेज को सेम दिखाना, जिस साइड से लाइट आ रही है आपको उस साइड से दिखाए। तो आपको क्या लगेगा कि इमेज एक्चुअल में बनना इधर था क्योंकि लाइट सीधी जानी थी, मगर इमेज एक्चुअल में कहां बन रहा है, थोड़ा बेंड होकर राइट साइड में बन रहा है। तो आपको क्या लगेगा कि इमेज जहां पे है ना वहां पे ऑब्जेक्ट है। नहीं सर, ऑब्जेक्ट बेंड नहीं हुआ है, ऑब्जेक्ट का इमेज बेंड हो रहा है। तो इमेज बेंड हो रहा है, तो इमेज बेंड हो रहा है सर, जिसके कारण हमको पानी में, यही डायग्राम में क्या हो रहा है देखो कि पेंसिल यहां पे, पेंसिल यहां पे वो सीधी सीधी गई है, मगर रिफ्रैक्शन होने कारण आपके आंख के पास जो लाइट आ रही है वो लाइट दूसरे मीडियम से आ रही है और आप देख किसी और मीडियम से रहे हो। मतलब मैं अगर यहां पे सिंपल भाषा में देखूं अगर, तो देखो मैं देख कहां पे रहा हूं, एयर में मैं देख रहा हूं, थोड़े रेयर मीडियम में, और लाइट आ रही है डेंसर मीडियम से। तो ऑफ कोर्स इस लाइट का जो मीडियम से आ रही है उसके में थोड़ा चेंज होगा। तो मैं जब देखूंगा तो मेरे को ये लगेगा कि यार इमेज तो यहाँ पे है, क्योंकि इमेज वही बना रहा है क्योंकि डेंसर में है भाई, मगर एक्चुअल में इमेज यहाँ पे, जिसके कारण मैं धोखा खा जाऊंगा कि पानी में मैं जैसे ही हाथ डालूंगा पेंसिल को उठाने के लिए, पेंसिल थोड़ी नीचे होगी और कॉइन थोड़ा ऊपर होगा। तो ये चीजें होती है कि ये क्यों हुआ सर, क्योंकि लाइट देखो आप खुद, आपकी आंख में लाइट आ रहा है, नो डाउट, आप उसको सेम डायरेक्शन से देख रहे हो। आपकी आंख ऐसा नहीं करती है, आपकी आंख ऐसा नहीं करती है कि कहीं से बैंड होके आ रही है तो आपकी आंख खुद नहीं, आपकी आंख एकदम स्ट्रेट देखती है। तो आपको स्ट्रेट देखे तो आपको पता चला कि ये चीज होगी। होप आपको समझ आया होगा। अगर डाउट है तो मेरे को प्लीज मेंशन कीजिएगा ताकि मैं और क्लियर कर सकूं आपके लिए। अब आ जाओ कौन से लेंस होते हैं। देखो इक्वी कॉन्वेक्स, ये ज्यादातर यूज होता है। प्लेनो कॉन्वेक्स, एक साइड से प्लेन दूसरे साइड से कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स, दोनों साइड से बेंड। कन्वर्जिंग मेनिस्कस, ये सब आपके लिए नोट्स में नहीं है, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है। बाई कॉन्केव जो ज्यादातर यूज होगा, प्लेनो कॉन्केव और इनकेव कॉन्केव। तो आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों आपका सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाओगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा फॉर्मुला में आता हूँ डायग्राम के ऊपर। डायग्राम भी इसका सेम है ना, याद रखना। डायग्राम मैं अभी लेके आऊंगा, पहले तो आप ये समझ लो कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। लेंस का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सेम फॉर्मूला, मिरर का फॉर्मूला, लेंस का फॉर्मूला कैसे याद रखोगे देखो, बहुत अच्छा साइन करना है। मिरर का फॉर्मूला ये है, राइट। सेम फॉर्मूला इस भाई साहब का भी है लेंस का, मगर लेंस का फॉर्मूला एक वर्ड है यहाँ पे, देखो एक लेटर है यहाँ पे विच इज एन। एन मीन्स नेगेटिव, राइट। इन द सेकंड फॉर्मूला इज माइनस v by u hi by h नॉट, राइट। तो दिस नेगेटिव के कारण क्या होता है, 1 by v माइनस लग जाता है, यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ माइनस लग गया और 1 by f हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे नेगेटिव था ना, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो जहां पे ये पॉजिटिव वहां ये नेगेटिव हो जाते हैं, जहां पे ये नेगेटिव यहाँ ये पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला को याद करने का सिंपल तरीका हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस सब चीजें के बारे में आप। उसके बाद मैं साइन कन्वेंशन भी आपको पढ़ाऊंगा। साइन कन्वेंशन शायद मेरे को कुछ कुछ चीजें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, आपको याद होगा कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन है हमेशा नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मेरे साथ रिपीट कीजिए वीडियो देखते देखते। यू हमेशा नेगेटिव, ना हम ये देखेंगे कि मिरर है कि लेंस है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, हम कभी नहीं देखेंगे कि मिरर है कि लेंस है। मगर फोकल लेंथ में हम वर्ड देखेंगे, प्रीफिक्स, सुफिक्स नहीं, प्रीफिक्स, सिर्फ कॉन्केव या कॉन्वेक्स। अगर कॉन्केव होगा भले वो लेंस हो या फिर मिरर, आप फोकल लेंथ का साइन अपने आप क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव। और अगर वो कॉन्वेक्स होगा, लेंस हो या मिरर, तो हम फोकल लेंथ का साइन हमेशा क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव। समझ आया अच्छे से, पक्का।
तो ये हमारे कुछ कुछ डायग्राम। अब मैं एक डायग्राम समझाना चाहता हूं आपको। तो अभी हम लोग पूरा डायग्राम में फोकस करेंगे। तो देखो डायग्राम इसका भी सेम ना, जितना दूर उतना पास, और जितना पास आते जाएंगे उतना दूर बनते जाएगा, ऐसा टाइप का रहता है इसका। उसमें क्या था, मैग्निफिकेशन था। उसमें जितना पास आते जाओगे आपको मैग्निफाइड व्यू मिलते जाएगा। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे आप जितना पास होते जाओगे ना इमेज उतना दूर होते जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो पहले तो अपन स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एट एफ, तो लाइट बहुत इन्फिनिटी से आ रही है, बन कर रहा है एफ में, लाइट आया, टकराया, पास हुआ। यहां भी सेम है, एक बार पोल को पास करता है पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के। सेकेंड ऑब्जेक्ट एट एफ, एट 2f में रखा गया, तो 2f में बनेगा जस्ट लाइक अवर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में इमेज बन रहा था। मिरर में कंपैरिजन में पढ़ना है। 2f एंड f, तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड बना, बियॉन्ड 2f दूर बना। जैसे मैंने दो चीज, लार्जर देन द, जितना पास आते जाएगा लार्जर के साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ते जा रहा है। मतलब अगर आप मान लो, ये कैसे आएगा देखो, अगर न्यूमेरिकल आप सॉल्व किया, आपका u छोटा आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस आपका बड़ा है, तो आप कौन सा डायग्राम बनाओगे? इनमें से कोई भी डायग्राम आप बना सकते हो, मगर किसी डायग्राम में आपको इमेज नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप ये प्रीफर करोगे, क्योंकि इसमें देखो यहां से नापा जाता है कोई भी डिस्टेंस, ये v बड़ा है, u बड़ा है, तो आप तुरंत बोलोगे, तो पूछेगा कि डायग्राम बताओ, पूछेगा डायग्राम बताओ कौन सा बनेगा। तो 1 मार्क से सीधा, सर u छोटा है v बड़ा बनना है ना, तो डायग्राम 2f और f के बीच में बनेगा। ऐसे ही करके याद रखना है। ऑब्जेक्ट एट f, नो इमेज बनती है इसमें, क्योंकि आप एकदम ज्यादा फोकस फॉर 25 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ पे इतने पास आप हाथ में रखोगे आपको कुछ इमेज नहीं दिखने वाली, क्या बहुत ज्यादा पास आ गए, तो इसी कारण तो ब्लर इमेज क्रिएट होता है फोकस में। ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड लेंस, तो वर्चुअल अपराइट, तो वर्चुअल हमेशा सेम साइड बनता है, ये आपको एकदम ध्यान में रखना है। वर्चुअल ऑपोजिट साइड में नहीं बनता, वर्चुअल हमेशा सेम साइड में बनता है लेंस के केस में, सेम साइड में। इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस, तो कॉन्केव लेंस में एक ही इमेज बनेगा, सेम साइड वर्चुअल अपराइट। जैसे वहां पे वो वर्चुअल बना रहा था, यहाँ पे ये भाई साहब वर्चुअल बना। तो ये है हमारा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन आपका नॉर्मल। अब बेंडिंग होगी। अब नॉर्मल एक दिमाग लगाओ कि रिफ्रैक्शन में मैं एक चीज बात करता हूँ, नॉर्मल एक ये आया, ठीक है, ये बैंड होगा, फिर ये ऐसे करके निकलेगा, ठीक। तो अगर मैं ये बात करूं कि ये देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, फिर ये बना दिया एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कौन सा मीडियम था हमारा? ये हमारा रेयर अर्थ, डेंसर रेयर। लाइट का ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमको पता है सर जहां रेयर होता है वहां बड़ा एंगल बना, ये हुआ। बेंड हुई लाइट, क्यों बेंड हुई सर? क्योंकि डेंसर में रेयर में पार्टिकल्स कम, डेंसर में ज्यादा, तो स्पीड कम हो गई सर, स्पीड कम होगी तो बेंडिंग हो गया। क्यों बेंडिंग हुआ सर? क्योंकि लाइट ज्यादा ट्रेवल कर ही नहीं पाएगी, एनर्जी नहीं है सर, ऐसा। फिर यही आर इस आई के बराबर रहता है, ये याद रखना कि जब ये ऐसे करके रहेंगे और ये किस प्रोसेस से इक्वल है, याद रखना ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर। मतलब यही, ये जो आई है ये I2 मान लो, इसको ये R2 मान लो, ये R2, ये I1, ये R1। तो R1 जो है वो I2 के बराबर है सर, किस प्रोसेस? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। याद रखना है प्रोसेस बोलता हूँ, प्रॉपर्टी। तो ये I2, फिर बाद में लाइट अवे गया, तो देखो आप ऑब्जेक्ट को यहां से लाइट, ऑब्जेक्ट यहां पे होना चाहिए था ना, रिफ्रैक्शन के कारण वो कहां पे, यहां पे, मगर आपकी इमेज तो उसको स्ट्रेट देखेगी। तो ये जो गैप देख रहे हो, ये गैप, ये गैप देखो, ये जो गैप क्रिएट हुआ है इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
इसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कि आप जो ऑब्जेक्ट देख रहे हो और रिफ्रैक्शन के कारण जो डिफरेंस आया उसके डिस्टेंस में, उसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखने वाली चीजें। फिर एक और चीज आपको बता देता हूं मैं, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में तो हमको पता ही है, क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं हमको। तो लेंस उतना ज्यादा हार्ड नहीं है जितना, मगर लेंस का मैं एक प्रॉपर्टी बता देता हूं आपको कि लेंस पावर क्या होता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। देखो, पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब होता है कि लेंस को यूज करके, लेंस को क्या बोल रहा हूं मैं, यूज करके आप कैसे उसको फोकल लेंथ के पास ला सकते हो टू गेट अ क्लैरिटी, टू गेट अ क्लैरिटी। जैसे हम चश्मा पहनते हैं, प्लस पावर माइनस पावर, किसी को पास का दिखता है, किसी को दूर का नहीं दिखता, ठीक है। तो आपको खाना चाहिए अलग अलग चीजें, ओमेगा 3 या फिर फिश ऑयल या फिर बहुत सारी चीजें आप खा सकते हो। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब होता है पावर ऑफ द लेंस। तो पावर जो है ना, वो किस वर्ड को सिर्फ लिया, वो लिया फोकल लेंथ को, राइट। तो पावर का जो फॉर्मूला है वो फोकल लेंथ में ही डिपेंड करता है। पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो डायोप्टर में होता है, याद रखना, डायोप्टर, डी। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो 1/f होता है। अब मेरे को एक चीज बताओ, कोई बच्चा तुमको अगर बोलता है, देखो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है और डे टू डे लाइफ से रिलेट करने में तो बहुत मजा आता है। अगर आपके घर में कोई, आपकी दादी नाना नानी होगी, चश्मा पहनते होंगे, उनसे बस जाके पूछना, दादा दादी आपका पावर क्या। अगर वो बोलते पावर प्लस है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो, पावर का आंसर प्लस कब आएगा बेटा, जब 1 फोकल लेंथ प्लस आएगा। और फोकल लेंथ किसके लिए प्लस आता है, कॉन्वेक्स के लिए, राइट। तो पक्का हमारे दादा दादी ने कौन सा लेंस पहना है, कॉन्वेक्स लेंस। अगर पावर नेगेटिव, पावर क्या है, नेगेटिव, तो 1/f, तो ये नेगेटिव, नेगेटिव किसके लिए आता है, कॉनकेव। मगर पक्का हमारे दादा या नाना ने क्या पहना है, कॉनकेव। तुम ये भी देखोगे कि बहुत लोग का जो चश्मा रहता है वो ऐसे करके रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्वेश्चंस भी हम करेंगे भैया, याद रखना, ऐसे मत सोचना कि सर बस पढ़ा के निकल रहे हैं, नहीं, मैं पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा। हर एक क्वेश्चन, जितने ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो सकते हैं सब मैं हिट कराऊंगा, टेंशन मत लो। तो ऐसे रहते हैं, बीच में आपको बहुत बार ये देखने मिलेगा कि ऐसे करके ब्रेकेज टाइप से रहता है। तो इसमें क्या मतलब होता है पता है, ये वाला कॉनकेव हो सकता है और ये वाला भी कॉन्वेक्स हो सकता है, ऐसे करके। तो आज के बाद से जब भी कोई इंसान पावर बोलता है तो आप डायरेक्ट पता कर लोगे कि वो कौन सा लेंस पहना है। सर ये कैसे पता करें कि पास का पहना है कि दूर का पहना है, तो इसको डिफेक्ट्स बोलते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ये ज्यादातर ओमिट रहता है बट तो भी हम पढ़ते हैं। देखो डिफेक्ट्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो मायोपिया और एक होता है हाइपर मेट्रोपिया। मायोपिया मतलब नियर साइटनेस, मतलब आपको पास का दिख रहा है, और हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटनेस। तो ये जब मैं ह्यूमन आई पढ़ाऊंगा ना तब इसके लेके आऊंगा, बट तो भी मैं आपको बता देता हूं, मायोपिया में दूर का नहीं दिखता, तो दूर को दिखाने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस पे लेते हैं और इसके लिए कॉनकेव लेते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जिसमें दूर का नहीं दिखता, पास का, इसमें यू कैन नॉट सी नियर बाय, तो जो पास का नहीं देख सकता ना उसको कॉनकेव, जो दूर का नहीं दिख सकता उसको कॉन्वेक्स, बाकी ह्यूमन आई। मैं कोशिश किया हूँ रिफ्रैक्शन को बहुत सिंपल भाषा में समझाने की, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई साइन आर, एंगल कैसे पता करोगे बड़ा है तो कौन से मीडियम में है वो, रिफ्रैक्शन के लॉज, फिर डायग्राम, वो तो बुक में दिया हुआ है। मैं न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूला कैसे याद रखना कैसे नहीं याद रखना सब बताऊंगा। मेरा काम है बुक को कैसे भी करके फिल्टर करके कम टाइम में आपको ज्यादा नॉलेज दे देना। मैं चाहता तो एक मैराथन क्लास लेके पूरा फलाना ठिमका कहाँ से डायग्राम वायग्राम ला के टक दूंगा इसमें, मगर एज वाइज नॉलेज देना ज्यादा अच्छा है। और मेरा मानना ये है कि आप कॉन्सेप्ट कितना अच्छा करो कि आपका हर एक क्वेश्चन बनना चाहिए। और अगर क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट से नहीं बनना तो और क्वेश्चन निकालते हैं और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा एमसीक्यू सीरीज में, एमसीक्यू 100 के कराऊंगा, मतलब 100 एमसीक्यू एक चैप्टर, तब हम अच्छे से करेंगे, ठीक है।